नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में आज बात वो ही जिसकी चर्चा पूरे गुजरात में हो रही है और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जिसे शॉर्ट में हम यूसीसी भी कह रहे हैं। अब आखिरकार यूसीसी अब जब उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी आने वाले कुछ दिनों में लागू हो सकता है, लागू होने जा रहा है। ऐसे में क्या होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद क्या-क्या बदल जाएगा और अलग-अलग धर्म के लोग जब एक ही कानून के दायरे में आएंगे तो उनकी संस्कृति पर कितना असर पड़ेगा, उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा और किस तरह की कानून संहिता का हम सबको पालन करना होगा, उस पर अब एक बड़ी बहस छिड़ गई है। आज खास उसी पर मुद्दे की बात में हम बात करेंगे कि क्या आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड से गुजरात में जो अब लागू होने जा रहा है, गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आज एक पत्रकार परिषद का ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि 5 सदस्यों की कमेटी बना दी गई है, जो इस पर 45 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को गुजरात में आधिकारिक तौर से लागू कर दिया जाएगा। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रद्युमन सिंह जी सरवैया जुड़े हैं। सर जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सर, चलिए दूसरे मेहमान जुड़ते हैं, तब तक आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप अपने तरीके से कैसे देखते हैं? कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड से सभी धर्मों को एक कानून के दायरे में शामिल कर लिया जाएगा? क्या-क्या बदलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत गुजरात में? वैसे तो उत्तराखंड में पहली बार आया है इस यूसीसी, और उसके बाद अभी गुजरात में जो बात चल रही है उसका जो कमेटी का गठन हुआ है। वैसे ये कोई धर्म का विशेष चेंजेस या सबके लिए एक ही तरह का होगा ऐसा नहीं है। कुछ समझो मैरिज, शादी, निकाह और डाइवोर्स, समझो तलाक, और जो बेटी का पिताजी की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा, और समझो कि लिव इन रिलेशन, ऐसी कुछ सोशल बातों पे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बनाया जा रहा है। बाकी ज्यादा कोई धर्म के बारे में या किसी के धर्म के ऊपर ये आक्रमण होगा या ऐसा होगा वो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। समझो कुछ लोगों का धर्म का रिवाज है, उसमें कुछ चेंजेस ये रूल्स के हिसाब से आ सकते हैं। इसकी वजह से कुछ अपना जो सालों से जो अपना जो रिवाज के हिसाब से लोग जी रहे, मगर बदलते समय के साथ जो करना जरूरी लगता है। और वैसे भी अपना देश डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेसी के लिए, तो इसलिए समय के हिसाब से जो सोशली चेंजेस चाहिए, जो बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो होना जरूरी है, तो बस वो वही हो रहा है, वो वही समझे ना। जो कुछ लोग धर्म के आधार पे बोलते हैं कि हमारे धर्म के हिसाब पे ये होगा वो होगा, मगर ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो अपना देश है उसका धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था उसी टाइम। जो यहाँ अभी जो कुछ मुस्लिम भाइयों, कुछ लोग इसका ऑपोजिट में है, सब लोग नहीं है, कुछ लोग है, तो उसको देखना चाहिए कि वो लोग उसी टाइम पाकिस्तान में नहीं गए जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, और पाकिस्तान जो इस्लामिक राष्ट्र उसी टाइम से डिक्लेयर हुआ था, वहाँ शरिया भी लागू करने का सब जो बात हुई थी। मगर ये भारत का जो लोकतांत्रिक है सब संविधान, उसको एक्सेप्ट करके जो मुस्लिम भाई उसी टाइम रहे यहाँ, जो अभी है उसके दादा, समझो उसके पिताजी दादा, उस लोग यहाँ आज से 75 साल पहले, तो वो हिसाब से उसने यहाँ का रूल्स भी फॉलो करने का स्वीकार किया जो भी है। और उसके हिसाब से बाद में जो शासकों थे उसी समय, उसने धर्म के आधार पे कुछ लोगों को, ये देश के कुछ नागरिकों को धर्म के आधार पे कुछ सेफ्टी दिया, जिसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दी। जो संविधान के मुताबिक हम बोले तो 25 कोड जो है, 25 नंबर, 26, 27 और 44, उनके हिसाब से उनको स्पेशल सेफ्टी दिया, और सामाजिक और धार्मिक वो हिसाब से अपना पूरी स्वतंत्रता से वो अपना ये धर्म निभा सके, और जो सामाजिक रीति रिवाज है वो हिसाब से अपना जीवन
चला सके। वो चलो वो बात सही है, मगर अपना तो लोकशाही लोकतांत्रिक देश है। समय के हिसाब से जो जरूरी है परिवर्तन कुछ है समय के हिसाब से, क्योंकि आ, अपना जो ऐसे तो देश जो पहले से देखे तो पहले जो मुगलों थे वो उसी टाइम तो लोकशाही कैसा कुछ लोकतांत्रिक देश नहीं था। सब शक्ति के हिसाब से बहुत से अपने मंदिर भी तोड़े थे, मगर वो अलग है। अभी ये मेजोरिटी जो है उसके हिसाब से देश चलता है लोकतंत्र में। ज्यादा जिसका वोट पड़ता है, जो सरकार आती है, जो शासक आते हैं, उसको देश के हित में जो अच्छा लगता है वो हिसाब से चेंजेस लाते हैं। उसी तरह का एक चेंजेस है जिसमें खास करके बेटियों को, स्त्रियों को ज्यादा इसमें फायदा मिलेगा। एक बदलते समय के साथ ये जो बोलते हैं स्त्री सशक्तिकरण होगा। और समझो मुस्लिमों में जो हलाला की बात कुछ लोग कर रहे हैं, शायद इसमें से भी नई बात आएगी। ये और वैसे तलाक में जो भरण पोषण बोलते हैं वो भी इसमें मिलेगा। वो सब अलग अलग जो चेंजेस है इसमें, ये देश में जो है यूनिफॉर्म जो कॉमन बात करनी है रूल्स के हिसाब से, इसके लिए ये बात ले जा रहे हैं। मगर एक बात वो भी है कि जो आज जो सरकार ने, राज्य सरकार ने, गुजरात ने जो कमेटी का गठन किया है, वो थोड़ा 2-3 पॉइंट माइनस पॉइंट भी है इसमें। समझो इसमें ये कमेटी मेंबर है, 5 मेंबर रखे, रिटायर्ड जज है और अलग जो है एक आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड है, मगर इसमें कोई मुस्लिम मेंबर नहीं है। ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट है। मुस्लिम मेंबर उसमें रखना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं हम, जो यूनिफॉर्म तो सबके लिए होना चाहिए, मगर फिर भी जो उत्तराखंड में रखा था आदिवासी भाइयों को बाहर रखा है इसमें, उसको ज्यादा शादी करने का जो उसका रिवाज है उसको भी कंटिन्यू रखा है। तो शेड्यूल ट्राइबल को जो इसमें नहीं रहा, शायद नहीं रखेंगे तो ये पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं माना जाएगा। वो भी बात है। हाँ जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से नीलेश सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुजरात में अब आखिरकार फिर एक बार आप लोग जो हमेशा से बात करते आए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू करेंगे, उत्तराखंड सरकार पहले ही इसे लागू कर चुकी है और अब गुजरात में भी उसे लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर दिया गया है कि कमेटी का गठन हो गया है और अब रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा। क्या जरूरत लगी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की? जी नमस्कार मयूरेखा जी, वीएनएम की जनता को। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक संकल्प था कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान कानून धारा एक जैसी होनी चाहिए। और उनका संकल्प जैसे कश्मीर में हमारे दो दो झंडे थे, दो विधान थे, दो प्रधान थे, तो 370 उसको नाबूद करके वहां पे अमेंडमेंट किया। हमारा जहां से जैसे नारी वंदना जो बिल लाए जिसमें 33% महिलाओं को इसमें हकदार बनाना चाहिए, तो वो बिल भी पास किया। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प आगे बढ़ाया, वही मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आज ऐतिहासिक एक 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 मंजूर किया कि 45 दिन में 5 मेंबर की कमेटी बनेगी। और आज से यूसीसी की जो कमेटी है वो पूर्व जो हाईकोर्ट के जज है रंजना देसाई जी, उनकी अध्यक्षता में 45 दिन के बाद ये पूरा रिपोर्ट आएगा और यूसीसी लागू करने की पहल हो चुकी है। इसके पहले उत्तराखंड में पुष्कर जी धामी जी ने अनाउंस किया और वहां पे लागू हो गया। गुजरात के बाद अगर भारत में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी की शासन में, तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वहां पे पूरा ये इसके बाद लागू होगा। और ये होना ही चाहिए क्योंकि उसके एक मुद्दे हैं काफी सारे कि जैसे एक समान कानून होता है, कि जैसे छूटा छेड़ा होता है, वारसाई होता है, कि ऐसे कलम 44 हेठળ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है उसमें राज्य समग्र भारत नागरिकों का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड में सुनिश्चित जो इसका प्रयास होता है वो करना होता है। इसके समान जो भी है कि जैसे जो बाल लगन बोलते हैं कि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी होती थी, जो कायदे कानून में ऐसे वो
तलाक जो शादीशुदा होते थे भी एक डिवोर्स नहीं हुआ दूसरी शादी कर देते थे। तो ये सब पे एक अच्छा सुझाव आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से। एक समान कानून के अंतर्गत सबको सुरक्षा मिलेगी, न्याय मिलेगा। और जितने भी पुष्कर जी धामी का मैंने थोड़ा देखा कि वहां पे यूसीसी लागू करने के बाद क्या हुआ, तो 16 ऐसे जो मैरिज थे वहां पे वो अटकाए गए कि जो छोटी बच्चियां थी जिनकी शादी करने की उम्र नहीं थी उसको वहां पे अटकाना पड़ा। तो ये वहां के जो कायदे थे वो जो कायदे लागू किए उसका तुरंत ही इसका ये पहल हो गया कि भाई ये हुआ, अच्छा हुआ कि छोटी उम्र में शादी करना। यूसीसी जो लेक्स लॉसी का अक्टूबर 1840 का अहवाल का था कि गुनाहों जो क्राइम होते थे जो पूरा उसके करार के आधार पे भारतीय कायदा संहिता कारण में समानता लाने की जरूरत उस पे भार रखा गया है। और उसके हिंदू मुस्लिम के जो पर्सनल कायदे थे वो ऐसे संहिता करार के बाद उसको लागू किया जाएगा। यूसीसी लाने की जरूरत है। हमारे पहले से एक भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा एजेंडा था सालों से पहले, जो हमारा पार्टी का जो संरचना हुई कि जैसे 370 नाबूद करना था, भगवान श्री राम का मंदिर बनाना था, हमको जो कायदे जो 17 साल में जो नहीं कांग्रेस कर पाई हम ये लाना चाहते थे। वन नेशन वन इलेक्शन हम लाना चाहते हैं, वन नेशन वन टैक्स ला चुके हैं, वन नेशन वन रैंक ला चुके हैं। तो ऐसे एक धारा समान लाने की जरूरत है। और निश्चित है कि 1937 में तो लागू ही था ही अंग्रेजों के टाइम में। यूसीसी ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस के काफी सारे आक्षेप मैंने देखे सूबे से कि भाई ये इलेक्शन आता है तब, नहीं, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, इसीलिए तो वन नेशन वन इलेक्शन एक ही बार इलेक्शन आएगा, उसके बाद जनता का विकास का काम होगा। यूसीसी हमारे एजेंडा में था, आज नहीं तो कल हम उसको लाने ही वाले थे। तो आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने अच्छी पहल की है, हम उनको अभिनंदन करते हैं, उनको बिरदाते हैं। इससे समान कानून मतलब हर एक धर्म के लिए फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म को ये नुकसान होगा, ख्रिस्ती धर्म को ये नुकसान नहीं। और दूसरा एक आपको मैं बोलूँ मयूरिका जी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब जो पैसा एक्ट जहां लागू होगा उस पे वो कायदे पे कोई असर नहीं रहेगा। तो ये बाबा साहब के जो बंधारण थे उसके जो संकल्प थे वो एक समान कानून व्यवस्था आगे के दिनों में हम देख पाएंगे। तो ये सबके लिए अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि भाई प्रद्युमन जी ने कुछ अच्छा विश्लेषण दिया, लेकिन इसमें कुछ वो मुस्लिम कोई धर्म का कोई व्यक्ति नहीं रखा। तो जो मुख्यमंत्री ने चाहा है कि जज होता है वो जज किसी पार्टी का नहीं होता है, आईएएस होता है वो पूरा सिविल सर्विस के लिए पूरा एक सेवा देते प्राधान्य देता है। तो इसमें नहीं होगा तो भी सबके लिए सब धर्म के लिए यूसीसी लागू होगा, उनकी रिपोर्ट अच्छी आएगी तो ये सबको फायदा रहेगा। मयूरिका जी जैसे आपने देखा होगा लोगों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये संकेत कहीं ना कहीं गृह राज्य मंत्री ने भी दिया कि शायद जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्हें अलग रखा जाएगा। आदिवासी विधायक जो हैं चैतर वसावा, उन्होंने भी ये मांग की है कि हमारे समाज को तो आप बख्श दीजिए, हमारे समाज को यूसीसी में मत लीजिए। तो क्या आप उत्तराखंड में जैसा आपने किया वैसा क्या यहाँ भी करने जा रहे हैं? क्या जो अनुसूचित जाति जनजाति या आदिवासी जाति के लोग हैं क्या उन्हें यूसीसी से बाहर रखने की कोशिश की जाएगी? मयूरिका जी मैंने भी बोला है और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को इसमें जो पैसा एक्ट जहां लागू है वहां पे ये कायदे का असर नहीं होगा। जो बाबा साहेब बंधारण के जो नॉर्म्स थे, जो उनके जो कलमें थी, उनको कोई प्रॉब्लम मतलब ये इनको कहीं छुआ नहीं जाएगा, उनका वो ध्यान रखा जाएगा। और इसीलिए 5 जज जो कमेटी है कि जिसमें जज है, आईएएस ऑफिसर है, ये लेवल के है कि वो लोग 45 डेज मतलब 45 दिन में वो लोग अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद
ये समिति मुख्यमंत्री श्री को रिपोर्ट देगी, मुख्यमंत्री श्री इस पे फिर आगे क्या करना है वो सरकार नक्की करेगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है कि एक समाज को, देखिए विपक्ष तो हमेशा, विपक्ष का तो उसको सिंबल भी नहीं मिला है, तो विपक्ष को बोलने की मतलब उसको समझने की जरूरत नहीं होती है। अभी पूरी सरकार, हमारी संगठन जो है वो जनता के लिए, पूरे भारत की जनता के लिए क्या करना है। अगर देखो हमने कुछ भी गलती की होती, जो काम करता है वो गलती तो होती है, लेकिन जो हमने ज्यादा गलती की होती तो हमारी सरकार नहीं बनती। आज तीसरी बार हम गैर गांधी परिवार का कोई आदमी, गरीब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री एक शपथ लेता है, तो क्यों? ये करोड़ों लाखों करोड़ों लोगों को आशीर्वाद उनको दिया हुआ है, इसीलिए। और उनको, उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने सोशल सामाजिक जीवन देखा है, लोग कैसे कैसे तकलीफ में आते थे, तो ये शहजादे जी को मालूम नहीं पड़ेगा। और हमारे वो ये कर सकते थे। यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में पहले हो चुका है। ये पता नहीं आप अपने भारत की जो शक्तियां है उसको वो देख क्यों नहीं पाते। और यूसीसी लागू होने से सबका फायदा रहेगा। जो हमारी जो बहना है, जो मुस्लिम समाज की थी कि 3 तलाक हम लोग कानून लाए, अब देखिए आप जो उसका कॉस्ट, वो उसका डेटा निकालिए, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनों ने वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। आपको सुन के ताज्जुब रहेगा, कांग्रेस क्यों हारी? कांग्रेस को हिंदू समाज के वोट तो नहीं मिले, लेकिन मुस्लिम समाज के वोट भी नहीं मिले थे, क्योंकि उन्होंने मतलब ज्ञातिगत समीकरण में तुष्टीकरण की राजनीति की। इसीलिए कांग्रेस के हारने की वजह उनको मालूम है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। और यूसीसी पुष्कर जी धामी ने लागू किया, आप देखिए वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्या है कि विपक्ष को एक पॉलिटिकल गेम खेलना है, उसको सरकार जो भी काम करती है उसको अगेंस्ट करना है। लेकिन ये सरकार मजबूत है, मक्कम है, और ये यूसीसी 45 दिनों के बाद अच्छी रिपोर्ट आएगी और ये लागू होगा। और मैंने आपके बाकी के राज्यों भी बोला है, वो राज्यों में भी ये लागू होगा। और हमारे जो मोदी जी का जो संकल्प है कि आज देखिए कि 11 से नंबर से 5 में इकोनॉमी आए हैं। इस बार की जो बजट था, वो बजट भी मिडिल क्लास को ध्यान में रख के किया हुआ है। अब देखिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के साथ है, लोगों की बनी हुई सरकार है, और लोगों के जो कायदे कानून है उसको संभ्रम करके उसको आगे का वो एजेंडा तैयार करती है। अगर हमने यहाँ पे कहीं पे भी कुछ गलती की होती, किसी का भी किया होता, तो आज सेंट्रल में तीसरी बार और गुजरात में 5वीं बार हमारी सरकार नहीं बनती। ये तो स्वाभाविक है ना। तो लोगों के साथ हम जुड़े हैं, लोगों के जमीन पे हम लोग काम कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हैं, उनकी तकलीफों को हम समझ रहे हैं, तो ये कायदा लागू करना भी जरूरी है। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद देश में क्या बदलाव आएगा, गुजरात में क्या बदलाव आएगा, उस पर नजर बनी रहेगी। प्रद्युमन सिंह जी के पास चलती हूँ। सर, क्या क्या चुनौतियां गुजरात में आ सकती है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं जो अपनी अपनी संस्कृतियों को बचा कर रखना चाहते हैं। हिंदू धर्म के जो नियम कानून है अलग है, मुस्लिम धर्म के अलग है, ईसाई, सिख, सब धर्म के कानून अलग है। ऐसे में किस तरह की चुनौतियों का सामना इस कानून को करना पड़ सकता है, क्या क्या दिक्कतें पेश आ सकती है? जो मैंने आपको पहले बताया, वैसे किसी धर्म को तकलीफ नहीं है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से, मगर कुछ अपनी सामाजिक रिवाज हो, सामाजिक मान्यता हो, उसमें कुछ चेंजेस आएगा। मगर फिर भी थोड़ा बहुत जो तकलीफ जो आने वाली है, खास करके जो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो उसका विरोध झेलना पड़ेगा सरकार को। और जो अभी अपने बीजेपी के मित्र बोल रहे हैं ये अलग अलग रूल्स, तो मुझे ये भी बोलना है कि वैसे तो समझो संविधान ने मुस्लिमों को और अलग अलग जो क्रिश्चियन, अलग अलग धर्म के लोगों को देश में स्पेशल से एक रूल्स दिया है, सेफ्टी दिया है, स्पेशल बेनिफिट दिया है, जो मैंने पहले बोला आपको 25, 27, 28 एंड 44 के हिसाब से। तो वो जो अपने कंट्री के जो रूल्स है, और उसके सामने स्टेट में नया रूल्स ये जो आएगा, उसमें सामाजिक बदलाव आएगा, तो फिर एक ही देश में 2 तरह का रूल्स कैसे चलेगा?
कहीं ना कहीं वो पुराने रूल्स में चेंजेस भी लाना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अगर वो बदलाव करना है तो ऊपर के जो सांसद के दोनों असेंबली है उसमें ये बिल पास करना पड़ेगा। और वो असेंबली में अभी किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो हिसाब से देखे तो शायद ये पॉलिटिकल बिल ज्यादा लगता है। कितना अभी इसमें सक्सेस हो सकते हैं, कितने सफल हो सकते हैं, वो बात की बात है। क्योंकि बीजेपी के पास पिछले 2 टर्म में पूरी की पूरी मेजोरिटी थी, तब उनको ये बिल क्यों याद नहीं आया, अभी क्यों आया, वो भी एक प्रश्न हो रहा है। और वैसे भी अपने हिसाब से देखे जो विरोध कर रहे हैं, तो वो हिसाब से देखे तो अपना लोकतांत्रिक देश है, समझो इस्लामिक राष्ट्र हो और लोकतांत्रिक कंट्री हो, तो दोनों में थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहेगा। वो डेमोक्रेटिक का जो देश है उसमें तो बदलाव आता जाता रहता है, सब चेंजेस होता है। और जो रिलीजन कंट्रीज है जो धर्म के आधार पे अपना रूल्स चलाते हैं, तो उसका तो रूल्स वैसे स्टेबल रहता है, अपने जो होली बुक के हिसाब से, अपने हिस्ट्री के हिसाब से वो उसके मुताबिक ही अपना देश चलाते हैं। हमने देखे हैं बहुत से इस्लामिक देश हैं, उसमें ज्यादा बदलाव कभी आता नहीं है, और कुछ बदलाव है जो कुछ अपने फायदे के लिए मनाए रहे। हमने देखा है इस्लामिक राष्ट्रों में, इस्लामिक राष्ट्र है मगर शरिया लागू है उसमें, बहुत से बात समझो 4 बार शादी करना, बच्चे ज्यादा हो और ये हलाला हो और कुछ भी और भी ज्यादा सब उसके रूल्स है। मगर उसके सामने जो उसके होली बुक में जो लिखा है वो शरिया के हिसाब से जो देश में रहते हो उसके जो सजा है शरिया में, वो सजा बहुत से देश में नहीं है। समझो चोरी करते तो हाथ काट जाते हैं, और कुछ गलत काम देखते हो तो आंख फोड़ देते हैं, वो सब सजा लिखी है। मगर बहुत से इस्लामिक देश में वो नहीं है, बाकी की सब कुछ बात है। और जहां हम यहाँ ये इस्लामिक नियमों की बात कर रहे हैं, मगर ये कड़क सजा के लिए तो वो भी जो है धर्म पालने वाले वो भी मना करते हैं। और उस धर्म में जो बात की है, जो देश में रहते हो उसका राष्ट्र हित का बात करो, उस देश को टैक्स चुकाओ, वो सब बातें जो है धर्म के हिसाब से, उसमें कहीं ना कहीं जो होना चाहिए ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जो ये दोनों साइड की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ये इसके पक्ष में नहीं है आज। और ऐसे एक बात ये भी कहना है, ऐसे बदलाव समझो, ये बदलाव पहली बार तो आया नहीं है देश में, इससे पहले भी समझो हिंदुओं में, क्षत्रियों में सती प्रथा थी, तो अपने पति के पीछे उसकी पत्नी चिता में जल जाती थी, वो भी रूल्स अपना नया रूल्स लाके उसको बंद किया गया। और वैसे अछूत की जो मान्यताएं थी उसको रूल्स के हिसाब से उसके ऊपर प्रतिबंध लाया गया। अछूत जो दलित भाइयों के लिए जो वो पहले जो मान्यताएं थी पहले, उसमें भी कायदा स्ट्रॉन्ग करके उसमें भी चेंजेस लाए गए। और उसी हिसाब से बोले तो उनने राजीव गांधी के समय में जो सुप्रीम के शाहबानो केस में सुप्रीम ने जो डिसीजन दिया था, उसके ऑपोजिट में फिर कांग्रेस ने असेंबली में वो शाहबानो की सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन के विरुद्ध में अपना नया रूल्स बनाया था। तो जो शासकों है, जो मेजोरिटी है, वो लोकशाही में सब अपना नया नया रूल्स बनाते रहते हैं, और हर एक नागरिक का फर्ज है जब तक उसके पास मेजोरिटी है तो उसको स्वीकारना ये उसकी पहली फर्ज है। जी 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 बिल्कुल। तो हमारे साथ मुस्लिम एकता मंच गुजरात के अध्यक्ष इम्तियाज पठान भी जुड़ गए हैं। इम्तियाज भाई, चर्चा में आपका भी स्वागत है। जी चलिए, हमारे दोनों मेहमानों की प्रतिक्रिया तो हमने ले ली है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जब गुजरात में लागू होने जा रहा है, मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध हो रहा है? अगर एक तरह की समान नागरिक संहिता लागू होती है तो क्या दिक्कतें मुस्लिम धर्म के लोगों को या अन्य धर्म के लोगों को आ सकती है? क्या संस्कृति पर असर पड़ सकता है? क्या रीति रिवाजों पर असर पड़ सकता है? क्या है आपकी प्रतिक्रिया, क्या है? देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि यूसीसी अगर लागू होता है
तो एक तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी इसका विरोध कर रही है। बात को इसमें समझने की ये है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जब इसको स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया, तो जैसे ही इसे लागू किया गया, उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक सभा के दौरान ये बात को दोहराया कि भाई वहां के जो आदिवासी लोग हैं उनके कल्चर को, उनके रहन सहन को या उनको ये लागू नहीं पड़ेगा। अगर एक तरफ बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और पूरे देश ये कानून लागू करने का मुख्य हेतु तो यही है कि देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिले, उसके अधिकारों से वो वंचित ना रहे, सबसे पहली बात ये है। तो उसमें इक्वली सब पे लागू होना चाहिए। इसमें बात ये आ रही है कि पूरे यूसीसी को लागू करने की आड़ में पूरा हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जा रहा है। बात को समझिए कि काफी गुजरात के इलाकों में असान धारा आपने सुना होगा। जी। तो असान धारे को मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का रूप देके असान धारे में कोई मुस्लिम है तो वो वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वो बेच सकता है। तो इस तरह की जब बातें आती है तब कहीं ना कहीं ये पूरे इस तरह की बातें खड़ी होती है। दूसरी जो बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक ही नहीं है। हर धर्म के, हर समुदाय के लोगों ने जब जब जरूरत रही तब तब अपने उस समय के जो अनुभवी इंसान थे, उस समय के जो अनुभवी लोग थे, जो धार्मिक आगेवान थे या सामाजिक आगेवान थे, इस तरह के लोगों ने एक कानून को बनाया और उनका हेतु सिर्फ यही था कि लोग डिसिप्लिन के साथ में अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके। तो वो समय में जो कोई भी लॉ बना गया है वो उस समय की मांग थी। अभी की जो मांग है उस तहत ये जो यूसीसी अगर लागू करने की बात है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ समान अधिकारों की बात होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भी यहाँ नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो बंधारण है वो हमें ये राइट्स देता है कि हम अपने समुदाय के, अपने धर्म के जो फंडामेंटल राइट्स है, उन्होंने जो उनको फ्रीडम दिया गया है 29 के तहत, वो भी उसमें उसकी भी वो रहनी चाहिए कि भाई उसका भी खनन नहीं होना चाहिए, उसमें भी उसके फंडामेंटल राइट्स के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के साथ में इस बात को जोड़ना कि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहा है, मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं चाहिए, मुस्लिम समुदाय के लिए एक के लिए पर्सनल लॉ नहीं है। आप देखिए यूएचए के हिंदुओं के लिए था 1864 में, एंगोलो का हिंदुओं का अलग कायदा था, गोवा स्टेट में अभी भी अलग कायदा है, ख्रिस्तियों का अलग है। अभी आप समुद्र किनारे अगर जाएंगे तो वहाँ मछुआरा जो कम्युनिटी है उनके अलग अलग ऑलरेडी समाज है, वो पैरेलल एक मतलब एक टाइप की गवर्नमेंट चला रहे हैं। काफी आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में खाप पंचायतें हैं कहीं, और आदिवासी समाज में भी एक से ज्यादा शादियां करने की। ये सारी बातें जो है वो अलग अलग कम्युनिटी ने, अलग अलग धर्म के लोगों ने, लोग आसानी से अपनी जिंदगी को जी सके, उसमें अगर कोई बात, और यहाँ पे बात आती है तो सिर्फ भाई मुस्लिम लोग है वो 4 शादियां, मुस्लिम लोग पर्सनल लॉ के मुताबिक 4 शादियां है, पर उसकी अभी अमलवारी कितनी है ये मायने रखता है कि हर कोई मुस्लिम आदमी कोई 4 शादियां नहीं कर रहा है। वो उस समय की मांग थी, वो समय पे, और उसके अंदर भी कि भाई वो जो त्यक्ता थी, बेवा थी, वो औरतें अगर किसी मतलब कि ऐसी औरतें कि जिसको आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उसको निकाह में लाइए, ये शरीयत में कहा गया है। दूसरी बात है कि जब इस्लाम ने 1400 साल पहले ये पूरी बात कही है तो वो कुरान और शरीयत के दायरे में रहकर कही है, और अभी जो बात चल रही है इसको पर्टिकुलरली जो मुस्लिम हिंदू के एंगल दिया जा रहा है वो मतलब बिल्कुल गलत है। उसकी जगह पर ये जो पूरी कमेटी बनाई उसको आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया था, 45 दिनों में आप अपना रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद तो देखिए आप इसमें बालधारी समाज का विरोध है, आदिवासी समाज का भी विरोध है, अन्य समाजों का भी, और देश के गृह मंत्री ने भी कहा कि भाई आदिवासी समाज को इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसको हम इसके जो संस्कृति है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ पे समझने की वाली बात यही है कि ये कमेटी 5 लोगों की जब रंजन देसाई जी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में बनाई गई, तो ये कमेटी 11 की भी हो सकती थी, 21 की भी हो सकती थी, 51 की भी हो सकती थी। हर समुदाय के धार्मिक सामाजिक आगेवानों को एक एक लोगों को अगर प्रतिनिधित्व दिया गया होता तो वो उनकी आवाज भी
इसमें ये कानून के अंदर आती। दूसरी बात, अभी भी ये जो कमेटी है वो 45 दिनों में कितने धार्मिक आगेवानों से, सामाजिक आगेवानों से, कम्युनिटी से अलग अलग बातें करती है, और उसमें समझने वाला इसमें सिर्फ यही है कि आखिर ये कानून भी अगर सरकार जो एक इंसान डिसिप्लिन से, सुख संपत्ति से वो नागरिक अपना जीवन बिता सके, यही जो इसका उद्देश्य होगा, तो बिल्कुल ये सबके साथ में मिलकर इसके नेगेटिव पॉजिटिव पासों को तराश के फिर ये कानून को लागू किया जाएगा। और अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हड़कंप खड़ा करने की या पॉलिटिकल एंगल देने की जो बात होगी, तो इसमें कहीं ना कहीं हिंदू या मुस्लिम भी आएगा, मालधारी और हिंदू भी आएगा, मछुआरा और मुस्लिम भी आएगा, ये सब चलता रहेगा। और पिछले सालों में जो हमने देखा है कि काफी सारे कमेटियां बनी गई, काफी सारे रिपोर्ट, 2006 में सच्चर कमेटी का रिपोर्ट था, 11 में अमिताभ कमेटी का रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट अभी तक आ चुके हैं, उसकी अमलवारी क्या है वो भी हम सब जानते हैं। पर ओवरऑल गवर्नमेंट को ये जो यूसीसी के नाम पे जो, और दूसरी एक बात इसमें समझने जैसी, ये स्टेट को इसमें इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं, ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट में ये बिल का वो है। अभी पिछले 2-3 चैनलों में भी मैं जो अभी पैनलिस्ट था, और मैंने उसमें भी जो देखा है, तो उसमें बात यूसीसी से ज्यादा हिंदू मुस्लिम की हो रही है। ये देश का मसला है और इसे राज्यवार क्यों लागू किया जा रहा है, ये सवाल मेरे भी मन में आया था। मैं जरूर पूछने वाली थी कि इसे तो संसद में लाना चाहिए था और सारे राज्यों पर एक साथ लागू करना चाहिए था, लेकिन शायद कांग्रेस शासित प्रदेश जो है, राज्य जो है, विरोध कर सकते थे। इम्तियाज जी, एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, क्या मुस्लिम समाज यूसीसी के साथ है या विरोध कर सकता है, खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्योंकि आप लोग आपके धर्म के जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बने हुए हैं उससे स्टक रहना चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश का हर मुस्लिम देश के विकास के साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यहाँ पर यह है, आप बात लोगों को यह समझनी है कि इसको क्या समझना में आ रहा है। अभी देखिए, मानो कि जो फौजदारी केस है, बीएनएस की जो धारा है, क्रिमिनल ऑफेंस है, वो सभी पे इक्वली लागू है। बिल्कुल। तो कहीं ये शादियों वाले मामले हैं, जो ये पारिवारिक जो मामले हैं, ये बच्चे को गोद लेने वाले मामले हैं, ये जो सिविल मामले हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये पर्सनल लॉ का यूज हो रहा है। अभी समझिए कि ये पर्सनल लॉ सिर्फ मुस्लिम का अपना पर्सनल नहीं है, अलग अलग समुदाय ने, अलग अलग धर्म ने अपनी जिंदगी के, अपने समुदाय को बेहतर जीवन देने के लिए वो उसे अपनाया है, और वो उसका फंडामेंटल राइट्स भी है, बंधारण भी उसको देता है। एक हो जाए तो क्या दिक्कत है, अगर हिंदू मुस्लिम राजनीति को बाजू में मैं वही समझा रहा हूँ कि ये जो बात आ रही है कि ये सिर्फ मुस्लिम का विरोध है, मुस्लिम का विरोध नहीं है। अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग अपने लोगों को उसमें ऐसे मामलों में कि जिसको कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाना चाहिए था या नहीं ले जाना चाहते, वो अपने, उनकी आस्था जुड़ी हुई है, ऐसे मामलों में हमेशा लोगों ने ये लोगों को अपनाया है। अभी ये हर किसी के धर्म में है, और मुस्लिम समुदाय में भी अगर ये पर्सनल लॉ है, देखिए जी, बात सिर्फ इतनी है कि ये लॉ बनाने का कारण क्या है मेहरिका जी। लॉ बनाने का सिर्फ इंटेंशन यही होगा कि इसमें हर किसी के फंडामेंटल राइट्स को, हर किसी के धर्म की, संस्कृति की वो जाड़वड़ी होगी और एकता और अखंडता बढ़ेगी। तो इसमें किसी का विरोध नहीं है और किसी का विरोध होना भी नहीं चाहिए। और ये सारी बातें तो 45 दिन के बाद की, अभी तो सिर्फ उन्होंने रिपोर्ट देने को बोला है। पर अभी जो रिपोर्ट देने के लिए भी जो कमेटी बनाई है, उसमें सभी धर्म के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को शामिल करना जरूरी भी था। अगर मानो नहीं कर सकते तो उन्हें सभी धर्म के धर्म गुरुओं के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। ये बात आपने पहले इसका जवाब दिया था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का निवृत्त जज होता है वो कोई धर्म का नहीं होता है, चलो, लेकिन अलग अलग धर्म की जब बात हो रही है, अलग अलग धर्म को एक साथ एक मंच पर लाने की बात हो रही है, तो अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता था?
ये जो कमिटी बनी है थोड़ी सी बड़ी बनाकर सारे लोगों के व्यूज अगर इकट्ठा किए जाते तो शायद इतना विरोध आप लोगों को झेलना नहीं पड़ता जितना आगे आने वाले सालों में हो सकता है। आगे चलकर आप भले ही लागू कर दें, लेकिन फिर भी एक विरोध जो है वो शायद हो सकता है वोटों में तब्दील होकर आपके सामने आए। तो इसे हिंदू मुस्लिम छोड़कर सभी धर्म जो अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, क्या उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए था कि वो अपनी बात रखे, कि रिपोर्ट में उनकी भी बात आए, तो शायद ये जो आज सवाल उठ रहे हैं वो नहीं उठते। नीलेश जी। मयूरिका जी, आज विश्व में सबसे बड़ी कुंभ की इवेंट चल रही है। इसके पहले का इवेंट जो था कुंभ का, वहां पे आपको मालूम होगा कि उसके जो कुंभ की जो कमेटी थे उसके अध्यक्ष कौन थे? आजम खान थे। और आजम खान कौन सी पार्टी के थे? तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज एक पर्सन नहीं है। आज वक्फ बोर्ड की जो टीम है जो संसद में जेपीसी में गया है उसमें मुस्लिम मेंबर नहीं है। माफ करना, मुस्लिम मेंबर जो टीम है वक्फ बोर्ड में, उसमें हम हिंदू को वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। फिर भी वो हम जेपीसी में वो कमेटी में डाला हुआ है और वो पास भी होगा। अगर ये कैसा है कि जब हमारा काम होता है, कि जब हिंदू का काम होता है तो नहीं आपकी कमेटी में ये नहीं चलेगा, और उनकी कमेटी में आता है तो नहीं ये आदमी नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है ना। मैंने बोला कि भारत की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट, वो कोई ज्ञाति से नहीं चलती। गवर्नमेंट ऐसी है कि हर ज्ञाति को लोगों को फायदा मिलेगा। हमारे परम मित्र ने बोला, अच्छा बोला कि वो कोर्ट के बारे में थोड़े बोले, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो ये कायदा है वो जो उसका जो मैरिज होता है, उसका जो डिवोर्स होता है, एडॉप्शन होता है, वो जो प्रॉपर्टी का जो डिवाइड होता है, उस पे ज्यादा लागू पड़ेगा। ये किसी धर्म के लिए नहीं है। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी भी, सर मैं मानती हूँ आपकी बात, हिंदू धर्म में चले हम ये सारे नियमों का पालन। दूसरा एक 10 सेकंड में जोड़ू, एक 10 सेकंड में जोड़ू। हाँ जी एक 10 सेकंड जोड़ू के प्रद्युमन जी ने बोला बहुत सही बात है कि साहबानों का जो केस था, तो जो वो मुस्लिम अंगत जो कायदा होता है शरीयत का, उसको वो लोग लागू करते थे, और यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको वो लोग अवगणना करते थे। अब देखिए कि 3 तलाक लाए, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई ना। आज फायदा किसको हुआ? वो बहनों को हुआ कि फोन पे 3 तलाक बोल रहे थे। आज वो बहनों को इतना फायदा हुआ। देखिए ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट ने हर ज्ञाति के लिए अच्छा काम किया है और फायदा भी हुआ है। आप आज तो वो सूचन किया है, वो कमेटी की जो उसको मंजूर किया है, अभी 45 डेज 45 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आएगा। तो अभी से मैं बोल रहा हूँ कि इसके तर्क वितर्क करना जरूरी नहीं है, रिपोर्ट आने दीजिए। जज है, सुप्रीम कोर्ट के आईएएस ऑफिसर है, बहुत अच्छे लोग 5 कमेटी में है। वो किसी धर्म के नहीं होते, वो किसी पार्टी के नहीं होते, वो पूरे भारत की जो लॉ पढ़े हुए है, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड जज है, तो उनको भी वो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि हमारी डिबेट बहुत ही और डीप में जाएगी तो वो जल्दी हो जाएगी। तो अभी वो रिपोर्ट आने दीजिए। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर एक महिला को, हर एक पुरुष को, हर एक बच्चे को, हर एक युवाओं को फायदा मिलेगा मैडम जी। चलिए, फायदा कैसे मिलेगा इस पर नजर जरूर बनी रहेगी, लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में थे कि हम फिलहाल अगर हिंदू धर्म की बात करें, चलिए ये सारे जो नियम है लागू है हिंदू धर्म पर, हमारे खुद के कोई पर्सनल लॉ नहीं है, हम जो देश के कानून बने हैं उसी को फॉलो करते हैं, तो क्या डिस्प्यूट नहीं होते हैं? क्या महिलाओं की संपत्ति, महिलाओं को आज भी हिंदू धर्म में कौन सा संपत्ति में भले ही कानूनी हक है लेकिन फिर भी संपत्ति में सामाजिक रूप से नहीं शामिल किया जाता? अगर शादियों की एक से ज्यादा शादी की बात करें तो एक से ज्यादा शादियां भी हिंदू धर्म में कई लोगों ने की है और नहीं की है, तो छुप छुपा के भी ये चीजें हो रही है। तो ये सारी चीजों को खत्म करने की जरूरत है, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत सभी धर्म की संस्कृति को। ये सारी चीजें जो गलत हो रही है, 3 तलाक जब आया तो पूरे देश ने उसका स्वागत किया कि वो जो महिलाएं पीड़ित हो रही थी उन्हें
कहीं ना कहीं न्याय मिल रहा था। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद भी क्या हमारे देश में कोर्ट में जो मामले पेंडिंग है उसे सुलझा लिया जाएगा? मामले ये हैं जो भारतीय जनता पार्टी उसे उसे फोकस नहीं करना चाहती है। हमारे कोर्ट में इतने सारे लंबित मामले हैं, एक केस की सजा हमें 25 साल बाद सुनाई दी जाती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, चलिए सारे धर्म पर आप कानून तो लागू कर देंगे, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो पाएगा? क्या ये आश्वस्त कर पाएंगे देश को? नीलेश जी, आज जितने भी जो जो गंभीर गुने होते हैं, जो जितना भी फास्ट ट्रैक का कोर्ट रखती है, उसमें आप देखिए कि गुजरात की मैं बात करूं तो 16 दिन, 26 दिन, 53 दिन, 67 डेज उसमें फांसी लगी हुई है। जहां पे जो जरूरी होता है, जो जहां पे जो कायदे अनुसार। सर जी, ये आप कुछ बोल रहे थे। जी, ये एक्सेप्शनल केस है जो कोई कोई जगह हुए हैं, बाकी 100 में से एक केस में फास्ट ट्रैक में जाता है, बाकी 99 केस फंसे पड़े रह जाते हैं। नाबालिग पर दुष्कर्म होता है और वो जब बालिग हो जाती है तब जाकर उस केस का निर्णय सुनाया जाता है। क्या इसे फास्ट करने की जरूरत नहीं है? ये छोटा छोटा ये सवाल के छोटे छोटे जवाब देकर हम थोड़े समय से ऊपर चले गए हैं। छोटा सा जवाब दीजिए, क्या हमारी जुडिशियरी सिस्टम यूसीसी के अंदर फास्ट की जाएगी? कि भाई कभी कमेटी उसकी जांच करी कि कमेटी में क्या रिपोर्ट आएगा, तो सरकार को भी थोड़ा समय देना चाहिए कि भाई वो रिपोर्ट कैसे वो कंप्लीट करेंगे, क्या क्या वो सर्वे करेंगे, उसके बाद वो ज्यादा डिबेट अच्छी रहेगी। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और ये निर्णय गुजरात के 7 करोड़ जनता के लिए बहुत ही शुभकारी निकलेगा। जी, चलिए ठीक है। इम्तियाज भाई, एक छोटा सा जवाब चाहूंगी, रिपोर्ट क्या आएगा, क्या अंदाजा लगा रहे हैं? रिपोर्ट तो 45 दिन के बाद जो आएगा वो वक्त बताएगा। जो आस्था है, जो संस्कृति है, उसका उसकी जाड़वड़ी होनी चाहिए। और जो देश में एकता और अखंडता है वो भी एक दूसरे के प्रति है। जो हिंदू और मुस्लिम का आदर मान सम्मान है, जो एकता से जो लोग मिलते हैं जुलते हैं, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, ना कि इस तरह के कोई कानून से किसी का। अभी जो बातें चल रही है कि 3 तलाक वगैरह 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 ने, वो उसमें जो पर्सनल लॉ है उसमें भी आप अगर डीप में जाओगे तो बहुत कुछ ऐसे रूल्स है कि इस तरह कि जो 3 तलाक वाली जो बात के हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया 3 तलाक पर, 3 तलाक के कायदे को अगर पर्सनल में भी आप देखोगे तो उसके भी बहुत सारे रूल्स है। वो इस तरह से नहीं होता और उसको मुद्दा बना दिया जाता है जिससे एक खलबली उत्पन्न हो और 2 समुदाय के बीच में एक गैप उत्पन्न हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, इस्लाम धर्म को मैंने पढ़ा भी है और समझा भी है। इस्लाम धर्म ने काफी कुछ क्लियरली लिखा है, भले ही उसका मिसयूज बहुत सारे लोगों ने किया है और वो हर धर्म में होता रहा है। नियमों का, कानूनों का उल्लंघन हर धर्म में होता रहा है और मुस्लिम धर्म में भी हुआ है। खैर, यूसीसी आने से देश के हर धर्म के लोगों को अगर कोई फायदा होता है तो उसे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे देश का भला होता है, देश के नागरिकों का भला होता है तो उसे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड नोट पर प्रद्युमन सिंह जी, अगर कोई एंड नोट पर आपकी एक टिप्पणी देना चाहें तो। अभी अपने बीजेपी के मित्र नहीं है मगर मुझे उसको पूछना था, अगर आप ये ला रहे तो सोशल रिफॉर्म के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए, तो फिर ये शेड्यूल ट्राइबल को क्यों बाहर रखा है जी? और अगर ये ला ही रहे तो फिर दिल्ली में सेंट्रल में क्यों नहीं ला रहा है, स्टेट में क्यों ला रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर आपको सबका भला करना है तो फिर वहां से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हैं देश में? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिकल बात है जो कभी कभी ये थोड़ा टाइम पास करने के लिए वो भी ऐसी भी बात हो सकती है। आगे देखते हैं कितना सक्सेस। मुद्दा अच्छा है अगर जो है वो बात वो उस हिसाब से अगर होता है तो मुद्दा अच्छा है, मैं उसको वेलकम करता हूं, मगर उसमें पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सबके लिए होना चाहिए। कुछ लोगों को बाहर रखो, कुछ लोगों को अलग रखो, कुछ स्टेट पहले ले लो, बाद में कुछ स्टेट ले लो, वो नहीं। दिल्ली में भी आपकी सरकार है, वहीं से चालू करो, जी बिल्कुल, वही हो जाए। हाँ जी, जी बिल्कुल।
बिल्कुल, अगर संसद में ये बिल पारित हुआ होता तो पूरे देश में उसे लागू करना ही पड़ता और इस तरीके की अगर कवायद होती तो इसे पॉलिटिकल कम समझा जाता, लेकिन अलग-अलग राज्यों में और वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में एक के बाद एक लागू करके कहीं न कहीं पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आने वाला वक्त बताएगा साफ-साफ कि आखिरकार क्या होने जा रहा है और आने वाले 5 से 10 सालों में हमें पता चलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद देश में कानून व्यवस्था कितनी सुचारू हुई है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को वैसे हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें हर नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।